नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 जनवरी सन 2026। आज पराक्रम दिवस है, यानी 23 जनवरी को मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है ताकि उनके अदम्य साहस और देशभक्ति को याद किया जा सके, साथ ही युवाओं को प्रेरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त आज बसंत पंचमी है, जिसे सरस्वती पूजा के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और साथ ही वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। इसके अलावा आज दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती है। सर छोटूराम की जयंती हर साल वसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है। वे हरियाणा और पंजाब के किसानों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने किसानों के हितों के लिए मंडी व्यवस्था, कर्ज माफी और मजदूर कानून जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। आज कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में मुख्य आयोजन होगा, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा, राजस्थान और यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। हरियाणा पुलिस भर्ती का पोर्टल हुआ एक्टिव, करे आवेदन। लास्ट डेट भी बढ़ाई गई। युवाओं को 3 साल उम्र में छूट देने का ऐलान किया। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ड्राइवरों के नियमों में सुधार। 10 दिन के अंदर मांगे गए सुझाव। हरियाणा में स्कूलों से जुड़ी एक जरूरी खबर, 23 जनवरी यानी आज स्कूल रहेंगे बंद। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी। हरियाणा रोडवेज बसों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम शुरू, घर बैठे मिलेगी ये सब जानकारियां। टोल टैक्स भुगतान करना हुआ जरूरी, वरना NOC सहित इन तमाम सेवाओं पर लगेगी रोक। किसानों को फार्मर ID बनवाना अनिवार्य, अधिकारियों को निर्देश जारी। सेवाओं का सीधा लाभ पहुंचाना उद्देश्य। सोनीपत में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट, दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील, लगाए गए नाके, भारी वाहन होंगे डाइवर्ट। हरियाणा बोर्ड ने प्रमाण पत्रों में दिया सुधार का मौका, शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का ऐलान, 2 ID के साथ करना होगा आवेदन। धान बिजाई की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से किसान नाराज, जुलाना ग्राम सचिव की लापरवाही, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के 3 नगर निगमों में मेयर पद के लिए होगा चुनाव, जानिए कौन सी सीट किस वर्ग के लिए रिजर्व रहेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बोली, भारत को टैरिफ से ज्यादा प्रदूषण से खतरा, इससे हर साल 17 लाख लोग मर रहे, फिर भी इस पर ध्यान नहीं। और बड़ी अपडेट, मोदी सरकार ने किया इस योजना का विस्तार, बुढ़ापे में मिलेगी 5,000 रुपए पेंशन का फायदा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम करवटें ले रहा है। सुबह की शुरुआत धुंध से हो रही है और धूप निकलते ही सब बदल जाता है। रातें ठंड भरी हो रही हैं। अब हरियाणा के कई जिलों में बारिश होने वाली है, इसलिए कहीं धूप तो कहीं तेज ठंडी हवाएं चलेंगी। इस दौरान ठंड का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। तापमान की बात करें तो तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य के हिसार जिले में अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक सक्रिय होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हरियाणा, दिल्ली और NCR क्षेत्र पर पड़ेगा, जिसके चलते जनवरी के अंत से लेकर फरवरी की शुरुआत तक इसका असर देखने को मिलेगा। इस दौरान बादलवाई के साथ साथ कहीं कहीं बारिश और ओले पड़ने की भी संभावना बनी हुई है। आज से हरियाणा के कई जिलों में बारिश होगी और तेज ठंडी हवाओं का आगमन भी होगा। 24 जनवरी के बाद ठंड का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके चलते मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 24 जनवरी के बाद उत्तरी ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसके बाद हरियाणा फिर से शीतलहर और पाले की चपेट में आ सकता है। हरियाणा के स्कूलों से जुड़ी एक जरूरी खबर सामने आई है। यह आज यानी 23 जनवरी शुक्रवार को सर छोटूराम जयंती एवं वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी रहेगी। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल प्राचार्यों व स्कूल मुखियाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि उक्त तिथि पर किसी भी स्थिति में स्कूल में शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। यदि किसी स्कूल द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित स्कूलों का मामला उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप विभागीय एवं प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित स्कूल मुखिया स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी क्लस्टर मुखिया को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने अपने क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूलों में 23 जनवरी को राजपत्रित अवकाश सुनिश्चित करवाएं।
हरियाणा में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम में मेयर पद के लिए ड्रा निकाला गया। इन तीनों नगर निगमों के मेयर और पार्षदों का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो चुका है। तीनों नगर निगमों में मेयर पद चुनाव के लिए निकाले गए ड्रा में पंचकुला और सोनीपत की सीट अनारक्षित रहेगी, जबकि अंबाला को महिला BC-B के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं 3 नगर निगमों के साथ साथ 6 नगर निकायों करनाल, साढौरा, तरावड़ी, राजौद, टोहाना, कनीना और झज्जर में एक एक वार्ड पार्षद के लिए उपचुनाव होगा। रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरमैन का पद SC यानी महिला के लिए आरक्षित किया गया है, तो वहीं धारूहेड़ा अनारक्षित, उकलाना महिला अनारक्षित और सापला में अनारक्षित का ड्रा निकाला गया। नगर निगम और निकाय चुनाव को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं 27 जनवरी को इन जिलों में उपायुक्त ने कर्मचारियों को लेकर बैठक बुलाई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सभी जगहों से वोटर संख्या भी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा मांगी गई है। हरियाणा सरकार सड़क परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए रोडवेज के बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगवा दिया गया है। इस सिस्टम के जरिए बस स्टैंड पर अब बैठे यात्री LED स्क्रीन पर बस का पूरा रूट, करंट लोकेशन और पहुंचने का अनुमानित समय जैसी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस नए सिस्टम से यात्रियों को बस के आने जाने की सटीक एवं सही जानकारी बस स्टैंड पर बैठे बैठे ही मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बस बीच रास्ते में खराब हो जाती है, तो ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नए सिस्टम के जरिए करंट लोकेशन पता चलने से वहां तुरंत अन्य बस उपलब्ध करवाई जा सकती है, जिससे कि यात्रियों को बस के अन्य विकल्प की सुविधा आसान होगी। हरियाणा में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त जनजाति के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इन वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा हासिल कर सकें, इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विद्यार्थियों के लिए आवेदन NSP पोर्टल पर आमंत्रित किए गए हैं। इसके अनुसार छात्र इस पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थी की पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत योग्य विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 28 फरवरी तक scholarship.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त योजना से संबंधित जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट हरियाणा scbc.gov.in पर भी उपलब्ध है। सभी पात्र विद्यार्थियों को दी गई अवधि तक आवेदन करने की सलाह दी जाती है, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। हरियाणा में होने वाली 5,500 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए उम्र के उलझन में फंसे युवाओं को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने युवाओं को 3 साल उम्र में छूट देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी बीते दिन दोपहर में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद दी। देर शाम होते होते आयोग चेयरमैन ने भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाने की जानकारी साझा की। पहले लास्ट डेट 25 जनवरी थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है। साथ ही बताया कि आवेदन के लिए पोर्टल भी एक्टिव हो गया है, जिस पर 31 जनवरी की रात 11:59 तक आवेदन किए जा सकते हैं। चेयरमैन ने इसका लिंक भी शेयर किया। हरियाणा SSC ने लंबे समय से हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। CET 2025 के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की लंबे समय से चली आ रही आयु संबंधित छूट की मांग को सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है। सरकार के निर्देश पर आयोग को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह जानकारी हरियाणा SSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षार्थी हित में प्रमाण पत्र के विवरणों में सुधार करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि अगर कोई परीक्षार्थी प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष बाद अपने प्रमाण पत्र में नाम, पिता का नाम या माता के नाम में सुधार करवाना चाहता है, तो उनको मौका दिया गया है। सुधार कराने वाले परीक्षार्थी विद्यालय रिकॉर्ड यानी कि बिना किसी कटिंग या प्रार्थी के सार्वजनिक दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी 2 सार्वजनिक मूल दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा भरकर संबंधित विद्यालय जिसमें परीक्षार्थी द्वारा अंतिम पढ़ाई की गई हो से सत्यापित करवाकर निर्धारित शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। वहीं वांछित सुधार करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई परीक्षार्थी साल 2000 के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्रों में जन्म तिथि में सुधार करवाना चाहता है, तो वह परीक्षार्थी प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष बाद विद्यालय रिकॉर्ड यानी कि बिना कटिंग अथवा
अथवा नवीनतम जन्म प्रमाण पत्र और सार्वजनिक दस्तावेज जैसे कि परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रोफार्मा भरकर संबंधित विद्यालय जिसमें प्रार्थी द्वारा अंतिम पढ़ाई की गई हो से सत्यापित करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करवा करके बोर्ड कार्यालय में जमा करवाते हुए सुधार करवा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त साल 2000 से पूर्व में जारी किए गए प्रमाण पत्र में जन्म तिथि में सुधार गुण दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी के आदेशों के बाद परीक्षार्थी से निर्धारित शुल्क प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी। हरियाणा में सभी विभागों के चालकों के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। बता दें कि सभी विभागों के चालकों के लिए समान सेवा नियम बनेंगे। राज्य सरकार की तरफ से प्रशासनिक सचिवों से ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले चालकों के लिए सर्विस रूल्स में चेंज को लेकर 10 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। वहीं अनुबंधित कर्मचारियों का डेटा पोर्ट करने के लिए पोर्टल को फिर से खोला जाएगा। अब 20 फरवरी तक HKRNL पोर्टल फिर से ओपन होगा। हरियाणा ग्रुप सी चालक नियम के मुताबिक चालक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तय की गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक तथा दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। चालक पद पर सीधी भर्ती या स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के जरिए नियुक्त सभी अभ्यर्थियों के पास 12वीं या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 3 साल पुराना वैध लाइट या फिर हैवी परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य रूप से पास करना होगा। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद अब बारिश ओलावृष्टि का दौर शुरू होने की चेतावनी दी गई है। आज से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। यूपी के 15, राजस्थान और हरियाणा के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कुछ जगहों पर ओले गिरने की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ 24 जनवरी तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तराखंड के 5 जिलों में फिलहाल यह पारा माइनस में चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 7 दिनों में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकते हैं। इससे 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम और बिगड़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम से आने वाली हवा और बादलों का एक ऐसा सिस्टम होता है। इसके एक्टिव होने से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है। तापमान में गिरावट आएगी, साथ ही पाला पड़ने और कोल्ड वेव जैसी स्थिति के हालात बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने टोल संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके जरिए अब टोल न चुकाने वालों के NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। बता दें कि सरकार ने टोल चोरी को कम करने के लिए ये ठोस कदम उठाया है। दरअसल कई बार देखा गया है कि नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर वाहनों का फास्टैग रिचार्ज नहीं होता, तो कभी तकनीकी समस्या के चलते गाड़ियों का टोल नहीं कट पाता है। इस समस्या से निपटने के लिए गाड़ियों की टोल राशि को गाड़ी के रिकॉर्ड में जोड़ दिया जाएगा। नए किए गए बदलाव के अनुसार अब अगर किसी गाड़ी पर टोल बकाया मिलेगा तो उसकी NOC रोक दी जाएगी, जिससे कि यदि व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो वह नहीं बेच पाएगा, क्योंकि बिना टोल दिए NOC जारी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही नया फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ट्रक और बसों जैसे कॉमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वाहनों को पहले टोल क्लियरेंस करना अति आवश्यक होगा। भविष्य में कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा, बल्कि हाईवे पर लगे हुए सेंसर एवं कैमरे ही तेज रफ्तार से गुजर रही इन गाड़ियों को स्कैन करेंगे और तुरंत टोल काट दिया जाएगा। यद्यपि बिना बैरियर के टोल वसूली में किसी गाड़ी को तुरंत नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए सरकार ने इसे गाड़ी के दस्तावेजों से जोड़ दिया है, ताकि लोग खुद ब खुद टोल का भुगतान कर सकें। इस साल का बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। इससे पहले मोदी सरकार ने गरीब लोगों और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को एक राहत भरी खबर प्रदान की है। कैबिनेट की हुई मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना यानी APY को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना की शुरुआत 9 मई साल 2015 को की गई थी। यह योजना विशेष रूप से मजदूरी करने वाले घरेलू श्रमिक, किसानों और छोटे व्यवसाय के लिए बनाई गई है, जो कि सरकारी और निजी स्कीम से संबंधित नहीं होते हैं। इस योजना के तहत इन लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक की पेंशन प्रदान की जाएगी। हालांकि पेंशन की राशि व्यक्ति द्वारा दिए गए योगदान पर निर्भर करेगी। सरकार का कहना है कि यह योजना बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद अभी कोई भी आय का स्रोत नहीं है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। फैब्रिकेशन वेल्डर के पदों के लिए उम्मीदवार ITI पास होने चाहिए तथा उनके पास अनुभव होना चाहिए। वहीं ITI फिटर के लिए आवेदक 10वीं पास व ITI धारक होने चाहिए। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 250 रुपए का आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी तय की गई है। सैलरी 16,000 रुपए से लेकर के 24,000 रुपए अलग अलग पोस्ट वाइज पर मंथ मिलेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने पॉल्यूशन को भारत के लिए टैरिफ से ज्यादा बड़ा खतरनाक बताया। उन्होंने यह बयान बुधवार को दावोस में भारतीय मीडिया से बातचीत करते हुए दिया। गीता यहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा कि जब नए कारोबार और आर्थिक विकास की बात होती है तो चर्चा ज्यादातर व्यापार, टैरिफ और नियमों तक सीमित होती है, जबकि प्रदूषण को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि भारत में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है और इसका असर अब तक लगाए गए किसी भी टैरिफ से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो भारत में हर साल तकरीबन 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के कारण होती है। यह देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 18% है। गीता गोपीनाथ ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत से परिवारों पर असर पड़ना तय है। कामकाजी लोगों की संख्या घटती है और देश के लंबे समय के विकास को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की वजह से लोगों की काम करने की क्षमता घटती है, इलाज पर खर्च बढ़ता है और देश की आर्थिक गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे विकास की रफ्तार धीमी होती है। गीता गोपीनाथ ने कहा कि प्रदूषण सिर्फ भारत की अंदरूनी समस्या ही नहीं है, बल्कि यह उन विदेशी निवेशकों के लिए भी चिंता का विषय है जो भारत में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। गीता गोपीनाथ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जब भारत में कारोबार शुरू करने और यहां पर रहने की योजना बनाते हैं तो वे पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हैं। यह चिंता उन भारतीयों के लिए और भी अधिक है जो रोज प्रदूषित शहरों में रहते हैं और काम करते हैं। प्रदूषण पर कंट्रोल और नियमों में ढील जैसे मुद्दों पर तुरंत पॉलिसी लेवल पर कदम उठाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2027 से जुड़ा हुआ एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट है, जिसमें मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल हैं। जनगणना के दौरान परिवार के मुखिया को ये जानकारियां देनी होंगी। इससे पहले सरकार ने बताया था कि जनगणना 2 फेज में होगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा जुटाया जाएगा। दूसरे फेज की बात करें तो फरवरी 2027 से आबादी की गिनती शुरू होगी। सरकार ने यह भी कहा कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने का विकल्प भी दिया जाएगा। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था, जो अब यानी 2027 में पूरी होगी। सरकार ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी जुटाएंगे। तो वहीं मोबाइल ऐप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना बहुत हद तक पेपरलेस होगी। जाति से जुड़ा डेटा भी डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति की गिनती शामिल होगी। इससे पहले अंग्रेजों के समय साल 1931 तक जाति आधारित जनगणना हुई थी। वहीं 2011 की पिछली जनगणना के अनुसार माने तो भारत की आबादी तकरीबन 121 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 51.5% पुरुष और 48.5% महिलाएं थी। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर 82,307 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 132 अंकों की तेजी रही और ये 25,290 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के बैंकिंग, ऑटो, मीडिया और मेटल सेक्टर में ज्यादा तेजी रही। ग्लोबल शेयरों बाजारों में रिकवरी और तेजी देखी गई है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ एक अच्छी डील करेंगे। उनके इस बयान से निवेशकों में पॉजिटिव भावना बढ़ी है। बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले भारतीय बाजार किसी भी बड़े ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तकनीकी जानकारों के मुताबिक निफ्टी के लिए 25,000 का स्तर एक मजबूत स्पॉट है। अगर बाजार इसके नीचे जाता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। निवेशकों को फिलहाल संभल कर रहने और चुनिंदा लार्ज कैप शेयरों में ही निवेश करने की सलाह दी जा रही है। चांदी की कीमतों में भी गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 5% यानी कि तकरीबन 19,000 रुपए प्रति किलो गिरकर 2,99,711
रुपए पर बंद हुई। सोना भी 3099 रुपए गिरकर 1,51,128 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही 22 कैरेट सोने का दाम 1,38,433 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। एक बार फिर से आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।